हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव बंसल आज आपको बेसिक पढ़ाने जा रहा हूं कॉस्ट अकाउंटिंग के। बेटा ये एक नया सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो सबसे पहले हमें ये बात जानने की जरूरत है कि इस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है। एक नए सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग हम क्यों पढ़ें। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे बात करता हूं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करती है, मान लीजिए, और वो न्यू प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, कार हो सकती है, कैलकुलेटर हो सकता है, एयर कंडीशन हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, चेयर हो सकती है, कोई फर्नीचर हो सकता है, कुछ भी एक नई चीज। तो अगर मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं तो सबसे पहले एक क्वेश्चन राइज होता है कि हम उसका प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखें। अब माय फ्रेंड्स, उस प्रोडक्ट के प्राइस पे वो सारे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं उस प्राइस को, कि किस तरह से उस प्राइस को डिटरमाइन करा जाए। लेकिन उस प्राइस को डिटरमाइन करने के सबसे सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो फैक्टर हैं वो दो हैं, और वो दो फैक्टर क्या है। पहला, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, जो ये हमने प्रोडक्ट बनाया है इसको बनाने की हमारी कॉस्ट क्या लगी। दूसरा, कॉम्पिटिटिव प्राइस, कि कॉम्पिटिटर जो हमारे मार्केट में हमारे अगेंस्ट हैं उन्होंने इस सेम प्रोडक्ट का, सिमिलर प्रोडक्ट का क्या प्राइस रखा हुआ। तो सबसे मेन फैक्टर सर ये है, डिमांड है, सप्लाई है, बहुत सारे फैक्टर है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है माय फ्रेंड्स, वो ये दो हैं, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड कॉम्पिटिटिव प्राइस। जब तक हमें एक प्रोडक्ट का कॉस्ट ही नहीं पता होगी उस ऑर्गेनाइजेशन को, वो उसका प्राइस कैसे डिसाइड कर सकती है। आप मानते हैं सर, एक कंपनी अगर कार को प्रोड्यूस कर रही है तो एक ही कंपनी है जो अलग अलग तरह की कार को प्रोड्यूस कर रही है, तो क्या सबका प्राइस सेम रखा हुआ है उन्होंने? नोट है, तो सभी कार का प्राइस अलग है। कैलकुलेटर सर, बहुत सारे कैलकुलेटर मार्केट में, तो क्या सबका प्राइस सेम है? नहीं। तो काफी हद तक डिपेंड करता है उस कैलकुलेटर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या पड़ रही है। एयर कंडीशनर, आज मार्केट में लॉट ऑफ वैरायटी है सर एयर कंडीशनर की, तो वहां पे मेन फैक्टर ये डिपेंड करता है कि उस एयर कंडीशनर को बनाने में ऑर्गेनाइजेशन की क्या कॉस्ट लगती है, और उस कंपटीशन लेवल पे उस क्वालिटी का एयर कंडीशनर अगर कोई और कंपनी सोल्ड आउट कर रही है मार्केट में तो उसका कॉम्पिटिटिव प्राइस क्या है। तो ये फाइनल होती है बात कि अगर मार्केट में अगर हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो जब तक हमें उस प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं पता होगी हम उसका प्राइस डिटरमाइन नहीं कर सकते। तब क्वेश्चन वही होता है कि किसी प्रोडक्ट का या सर्विस की जो हमें कॉस्ट डिटरमाइन करनी है तो वो कैसे करें। तो उसके लिए एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट बनाया गया कॉस्ट अकाउंटिंग। तो इस सब्जेक्ट के अंतर्गत मीनिंग ऑफ कॉस्ट, एक प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट क्या है। कॉस्ट क्या है? एक प्रोडक्ट या सर्विस की मॉनेटरी टर्म्स के अंदर कॉस्ट, यानी वो कॉस्ट जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। मींस जितने भी रिसोर्सेज को बनाने में लगे हैं, जो भी गुड्स बना रहे हैं या सर्विस रेंडर कर रहे हैं, आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं यानी कि सर्विस दे रहा हूं, तो सर इस सर्विस को देने के अंदर भी तो मेरी कुछ कॉस्ट लग रही होगी। जो डिजिटल बोर्ड आपके सामने है, जो लैपटॉप यूज कर रहा हूं, प्रोफेशनल कैमरा यूज कर रहा हूं, रूम को यूज कर रहा हूं, एयर कंडीशनर यूज कर रहा हूं, तो इन सब रिसोर्सेज की भी एक कॉस्ट होगी। तो मींस कॉस्ट ऑफ द रिसोर्सेज, जो एक प्रोडक्ट को बनाने में जितने भी रिसोर्सेज लगे उन पर मेरे को क्या अमाउंट स्पेंड करना पड़ा, दैट इज द कॉस्ट ऑफ द रिसोर्सेज, यानी सब टॉपिक की कॉस्ट है। अगला कंसेप्ट आता है सर कॉस्ट अकाउंटिंग।
कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट। अगर मुझे किसी प्रोडक्ट का या सर्विस का अगर कॉस्ट निकालनी है तो उसके लिए मुझे जो प्रोसेस करना पड़ेगा उस प्रोसेस को मैं बोल रहा हूं कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग द प्रोसेस एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ द commodities to control the cost of production। अब फ्रेंड्स आप इस बात को मानिए, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही है, एक सर्विस को रेंडर कर रही है, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन ये जरूर चाहेगी कि उसकी जो कॉस्ट है वो मिनिमम टू मिनिमम लगे और बेटर क्वालिटी प्रोड्यूस करके सामने वाले को दी जा सके। तो मींस यहां पे हम कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। लंदन सीमा उसने कैसे डिफाइन किया कॉस्ट अकाउंटिंग को? द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फ्रॉम द पॉइंट एट विच एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड, कि कहां पर हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो हो रहा है, और कमिटेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इट्स अल्टीमेट रिलेशनशिप विद द कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट यूनिट। तो जो कॉस्ट है वो हमें किसको असाइन करनी है उसे बोलते हैं कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट। इट्स वाइडेस्ट यूजेज इज एम्ब्रेस द प्रिपरेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट कंट्रोल मेथड, ascertainment of probability of activities carried out the plan। तो यानी इसमें पूरी कैलकुलेशन के प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैसे निकालना है, कैसे प्रोडक्ट को कंट्रोल करना है, और उस अल्टीमेटली कॉस्ट को किस कॉस्ट सेंटर से असाइन करना है, वो सब इसमें आ जाएगा। तो बाकी लेटर ऑन मैं कॉस्ट सेंटर को आपको बाद में काफी डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। नेक्स्ट कहानी आती है सर हमारी कॉस्टिंग। कॉस्टिंग क्या है? द चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट इंग्लैंड। कॉस्टिंग इज द टेक्निक एंड द प्रोसेस ऑफ असरटेनिंग द कॉस्ट। अब क्वेश्चन आता है कि जो मैंने पीछे कॉस्ट अकाउंटिंग बोला कि वो प्रोसेस है कॉस्ट को कैलकुलेट करने का। अब किस टेक्निक से हम इस कैलकुलेट को निकालते हैं, इस कॉस्ट को निकालते हैं, दैट इज द कॉस्ट। क्योंकि एक प्रोडक्ट की या एक सर्विस की, एक कॉस्ट सेंटर की कॉस्ट को निकालने की टेक्निक अलग अलग हो सकती है। तो किस टेक्निक से हम इसको निकालते हैं? अकॉर्डिंग टू वेल्डन, कॉस्टिंग इज द क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड appropriate allocation of expenditure for the determination of the cost of product or service, the relation of these cost of sales value and the ascertainment of the profitability। तो कॉस्टिंग क्या है जी? क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग, अप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। अगर हम मान लीजिए कोई प्रोडक्ट या सर्विस रेंडर कर रहे हैं तो उसमें जो हमारी कॉस्ट आ रही है तो उसमें कई चीज आती है। एक उसमें आती है अलोकेशन ऑफ कॉस्ट। तो अलोकेशन ऑफ कॉस्ट का मतलब ये होता है कि जो कॉस्ट हमें क्लियर पता है कि किस कॉस्ट सेंटर पे ये इनकर्ड हुई है, तो वो कॉस्ट हम उस कॉस्ट सेंटर को अलोकेट कर देंगे। तो दैट इज द अलोकेशन, एप्रोप्रिएशन और अलोकेशन ऑफ कॉस्ट टू द कॉस्ट सेंटर। नेक्स्ट है सर हमारा कॉस्ट अकाउंटेंसी। अब कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है सर सीमा के अकॉर्डिंग? द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मेथड्स एंड टेक्निक्स। अब माय फ्रेंड ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है ना कि जो ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए कोई प्रोडक्शन कर रही है किसी गुड्स या सर्विस का, तो वो कोई स्मॉल स्केल पे भी कोई व्यक्ति हो सकता है, और हो सकता है उसे कॉस्ट अकाउंटेंसी की प्रॉपर नॉलेज ना हो इस सब्जेक्ट की। लेकिन सर कॉस्ट तो वो भी अपने प्रोडक्ट की निकालेगा, बहुत एक्यूरेट नहीं निकाल पाएगा लेकिन निकालेगा तो सही। तो वो कॉस्टिंग तो है, लेकिन वो कॉस्टिंग कॉस्ट अकाउंटेंसी कब होगी? वो कॉस्टिंग हमारी कॉस्ट अकाउंटेंसी तब वो अप्लाई करेंगे, यानी जो हमारे कॉस्ट अकाउंटेंसी के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं या मेथड्स हैं, जब हम उसको अप्लाई करेंगे देन इट इज नोन एज कॉस्ट अकाउंटेंसी। तो वो कॉस्ट अकाउंटेंसी है। तो इससे हमने क्या सीखने को मिल रहा है कि कॉस्ट अकाउंटेंसी इज ए वाइडर टर्म एज कंपेयर टू कॉस्टिंग। मींस कॉस्टिंग तो दुनिया कर रही है,
इसका नॉलेज है या नहीं है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटेंसी वही करेगा जिसको हमारी कॉस्टिंग की प्रॉपर नॉलेज होगी। तो आप ये समझिए कि जो मैं आपको ये सब्जेक्ट सिखाने जा रहा हूं, ये हम सीखने जा रहे हैं एथिकली कॉस्ट अकाउंटेंसी, क्योंकि यहाँ प्रॉपर प्रिंसिपल टेक्निक व्हाटएवर जो भी है वो प्रॉपर वे में हम इसके अंदर सीखने। नेक्स्ट आता है सर, जो ये हम कॉस्ट अकाउंटेंसी पढ़ने जा रहे हैं सर, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अगर कोई भी चीज, अगर हम कोई सब्जेक्ट पढ़ना जा रहे हैं अपने लाइफ में एक नया, तो डेफिनेटली उसके पीछे कोई ना कोई फायदा, कोई एडवांटेजेस जरूर है। तो वो एडवांटेजेस में हम पढ़ते हैं अभी। हेल्प इन एस्टिमेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। सबसे पहले मेरी बात हुई आपसे कि जब तक एक प्रोडक्ट की हमें कॉस्ट नहीं पता होगी, हम उसका सेलिंग प्राइस डिटरमाइन ही नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए एक मिनट के लिए ये बोतल मैं आपको दिखाता हूं और मैं आपसे पूछूं कि जी इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो आप डिटरमाइन कर ही नहीं सकते जब तक इस ऑर्गेनाइजेशन को ये नहीं पता कि इसकी कॉस्ट क्या है। तो इसका मतलब पहले इसकी कॉस्ट पता होगी, तभी उसके बाद उसका सेलिंग प्राइस। सेकंड एडवांटेज सर, प्रोवाइड ए बेसिस ऑफ कंपैरिजन। अब एक बात बताइए सर, अगर मान लीजिए एक कंपनी बोतल प्रोड्यूस कर रही है, दूसरी कंपनी बोतल प्रोड्यूस कर रही है, तो सर वो कहीं ना कहीं कंपैरिजन करेगी ना कि भाई हमारी कॉस्ट क्या पड़ रही है, सामने वाले की कॉस्ट क्या पड़ रही है। अब मान लीजिए इस बोतल को बनाने की जो मेरी कॉस्ट पड़ रही है सर, लेट्स से 200, और सामने वाले की कॉस्ट पड़ रही है सर मान लीजिए 120, तो मैं कॉम्पीट कैसे करूंगा उसको? अगर उसकी कॉस्ट 120 है और मेरी 200 है, तो अगर सामने वाला 150 की सोल्ड आउट करने लग गया तो मैं तो मार्केट से वैसे ही बाहर हूं, क्योंकि 150 में वो 30 रुपीज का प्रॉफिट अर्न कर रहा है। और अगर मेरी कॉस्ट 200 की है और मैंने अगर इसको 150 में सोल्ड आउट कर दिया, तो मैं तो पर यूनिट 50 रुपीज के लॉस में आ जाऊंगा। तो इसका मतलब अगर कॉस्ट अकाउंटेंसी हम करते हैं तो वी कैन मेक ए कंपैरिजन, क्योंकि हमारी कॉस्ट क्या पड़ रही है और सामने वाले की जो कॉस्ट है वो क्या पड़ रही है। ठीक, यानी बेसिस ऑफ कंपैरिजन। हेल्प इन कंट्रोलिंग एफिशिएंसी। अगर अब हमें ये दिख रहा है जी हमारी कॉस्ट ज्यादा है मान लीजिए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर रही। तो अगर हम अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ेगी, मीन पर यूनिट कहीं ना कहीं हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। प्रोवाइड द डाटा फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर स्टेटमेंट। जैसे फाइनेंशियल अकाउंट्स में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे मैं कहूं कि हमें बुक्स में स्टॉक दिखाना है, तो स्टॉक का कॉस्ट प्राइस क्या है वो कौन बताएगा हमें? ऑफ कोर्स कॉस्ट अकाउंटेंसी। तो मतलब बिगर कॉस्ट अकाउंटेंसी के हम फाइनेंशियल अकाउंट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी प्रिपेयर नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स रिड्यूस वेस्टेज। जब एक एक चीज की कॉस्ट निकल के हम दिखा रहे हैं सामने वाले को कि भैया हमारे प्रोडक्ट की ये कॉस्ट है, तो कहीं ना कहीं हम अपनी कॉस्ट की अगर कोई वेस्टेज हो रही है तो डेफिनेटली उसको रिड्यूस करने की कोशिश। क्योंकि फ्रेंड्स आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में वेस्टेज की तो परमिशन ही नहीं है। अगर हम प्रोडक्शन करते वक्त अगर वेस्टेज करने लगे तो डेफिनेटली हमारे प्रोडक्ट की सर्विस की कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जैसे ही हमारे प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट अगर बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए कंपटीशन टफ हो जाएगा। नेक्स्ट, नो शटडाउन और कंटिन्यू। अब सर ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, शटडाउन और कंटिन्यू। शटडाउन, शटर डाउन, टेम्परेरी शटर डाउन, और कंटिन्यू कि हम प्रोडक्शन को कंटिन्यू करें या हमें टेम्परेरी शटडाउन कर देना चाहिए। तो अभी आगे मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको कि अगर हम कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसमें दो तरह की कॉस्ट होगी सर, एक वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब हम प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं तो हमारी कॉस्ट बढ़ेगी, और अगर प्रोडक्शन को रिड्यूस करते हैं तो हमारी कॉस्ट रिड्यूस होगी। दैट्स नोन एज ए वेरिएबल कॉस्ट। और इसके अपोजिट फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम,
and that irrelevant of change in output. यानी आउटपुट कम करें, प्रोडक्शन कम करें, ज्यादा करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी वो कॉस्ट सेम रहने वाली है, फिक्स कॉस्ट। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो कम से कम उसकी वेरिएबल कॉस्ट तो मार्केट से रिकवर होनी चाहिए। अगर ये बोतल बना रहे हैं सर, इसकी वेरिएबल कॉस्ट जो लग रही है वो लग रही है 110 रुपीज, 110 रुपए की हमारी वेरिएबल कॉस्ट लग रही है, तो कम से कम मिनिमम टू मिनिमम 110 प्राइस तो इसका कम से कम मिलना चाहिए हमारे को, 110 और मोर देन 110। अगर मान लीजिए टेम्परेरी मार्केट में इतनी हालत खराब हो गई है कि इसकी वेरिएबल कॉस्ट हमारे को 110 पड़ रही है, अब मार्केट में इसका प्राइस हमें 100 से ऊपर नहीं मिल रहा, तो सर आप बताइए ना हम क्यों इसको प्रोड्यूस करेंगे? वी हैव टू टेम्परेरी शट डाउन एंड वेट एंड वॉच कि कब मार्केट की सिचुएशन ठीक हो ताकि हम उसको दोबारा से प्रोडक्शन करना शुरू करें। वेदर प्रोड्यूस और परचेज फ्रॉम आउटसाइड, अभी मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए अगर हम इसे खुद प्रोड्यूस करें तो 200 रुपीज की कॉस्ट आ रही है, और अगर मान लीजिए हम किसी से इसे रेडीमेड परचेज कर लेते हैं और रेडीमेड परचेज करने पे हमें 170 की पड़ रही है, तो इट्स बेटर ना कि हम परचेज करें सेल कर दें, आगे हम क्यों बनाएं इसको? ये आगे सब कुछ प्रैक्टिकल आपको पढ़ने को मिलेगा कि वेदर प्रोड्यूस और परचेज फ्रॉम आउटसाइड। सीवीपी एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, सर ये ध्यान रखना, ये सीवीपी बहुत बार आएगा, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, कि भाई किस वॉल्यूम पे क्या कॉस्ट है क्या प्रॉफिट है, तो अलग अलग वॉल्यूम पे अलग अलग कॉस्ट होंगी, अलग अलग प्रॉफिट होंगी, तो इसको एनालिसिस करके हम देख सकते हैं कि हमें किस वॉल्यूम पे प्रोडक्शन करना चाहिए ताकि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। सर इन्वेंट्री कंट्रोल, जब हम पूरी कॉस्ट कैलकुलेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा इन्वेंट्री पे एक कंट्रोल जो है वो भी रहेगा, तो पूरा चैप्टर आगे डिटेल में आएगा तो वहां और डिटेल में मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। प्रिपेयर द बजट, तो बजट क्या है? प्री एस्टिमेशन। बजट क्या है? प्री एस्टिमेशन। तो हम इस बजट के अकॉर्डिंग प्री एस्टिमेशन कर सकते हैं कि किसी प्रोडक्ट की हमारी कॉस्ट क्या पड़ने वाली है। तो जब बजट बनाया तो हमने देखा कि किसी सर्विस की किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या पड़ने वाली है, एंड देन आफ्टर जब वो बनकर तैयार हो जाएगा तो हम देखेंगे एक्चुअल में हमारी कॉस्ट क्या पड़ी, एंड देन वी डिटरमाइन द वेरिएंस। जो बजट डिफरेंस है दैट इज नोन एज ए वेरिएंस, तो वो जरूर हमें निकालना चाहिए। टू नो द आइडल टाइम, माय फ्रेंड्स आइडल टाइम क्या है? वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट। आइडल टाइम का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉइज को आपको पेमेंट देनी पड़ रही है उस टाइम की, बट उस टाइम का कोई प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मिल रहा, यानी एम्प्लॉय और वर्कर उस टाइम में कोई प्रोडक्शन के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल, इन शॉर्ट डिटेल में तो मैं पढ़ाऊंगा ही आगे, लंच ब्रेक है सर, तो आप अगर मान लीजिए कोई लंच ब्रेक दे रखा है तो आप अपने एम्प्लॉइज की या वर्कर की कोई सैलरी या वेजेस तो आप नहीं काट सकते ना, डिडक्ट नहीं कर सकते, यू हैव टू पे फॉर दैट, बट उस टाइम में आपको कोई प्रोडक्शन तो नहीं मिल रहा ना। एक वर्कर एक मशीन से दूसरी मशीन पर शिफ्ट हो रहा है, जा रहा है, तो उसका जो ट्रांजिट टाइम है उसके लिए भी हमें पे तो करना पड़ रहा है, लेकिन हमें प्रोडक्शन नहीं मिल रहा। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल है जो हम आगे पढ़ेंगे। दैट इज आइडल टाइम, तो ये भी हमें कॉस्ट कैलकुलेशन में मदद करेगा। टू नो द आइडल कैपेसिटी, सर आइडल कैपेसिटी क्या है? आइडल कैपेसिटी का मतलब होता है जो भी हमारी प्लांट या मशीनरी है या हमारे कोई फैक्ट्री आउटलेट है उसकी कैपेसिटी कितने यूनिट प्रोड्यूस करने की है, तो क्या वो वाकई में अगर नहीं कर रही तो आइडल पढ़ा रहा हूं तो मेरे साथ कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठने की है, तो क्या मेरे फुल कैपेसिटी पे काम नहीं करते तो आइडल कैपेसिटी। तो ये सारे मैंने आपको पढ़ाए एडवांटेज। अब कुछ हम यहाँ पे देखेंगे, सब कुछ ड्रॉबैक्स भी जरूर होंगे, तो कॉस्ट अकाउंटिंग के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग,
अगर हम अपने प्रोडक्ट की सर्विस की कॉस्ट निकालना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई भी कैलकुलेट करके निकाल देगा। डेफिनेटली माय फ्रेंड्स, उसके लिए सामने वाले को नॉलेज होनी चाहिए। जिसको नॉलेज होगी वही एक प्रोडक्ट और सर्विस की कॉस्ट निकाल सकता है, और वही नॉलेज मैं अब आपको देने जा रहा हूं इस सब्जेक्ट के माध्यम से। ठीक, तो एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, रिक्वायर्ड डिफरेंट स्टाफ टू मेंटेन कॉस्ट अकाउंट। तो फाइनेंशियल अकाउंट्स का जो डिपार्टमेंट है सर वो अलग होता है ऑर्गेनाइजेशन में, और कॉस्ट अकाउंट का डिपार्टमेंट अलग होता है। तो यानी एक सेपरेट डिपार्टमेंट हमें बनाना पड़ेगा जो किसी गुड्स या सर्विस की कॉस्ट कैलकुलेट करके हमें दे रहा हो। नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं। तो पहले उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए और उसके बाद ही वो निकाल सकता है। आज मैं आपसे कहूं कि सर ये जो डिजिटल बोर्ड है, ये चेयर है या कोई भी चीज है, इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करके आप मुझे दे दीजिए, तो राइट नाउ इट्स नॉट पॉसिबल ना। लेकिन जैसे जैसे मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ाता चला जाऊंगा तो ये नॉलेज आपको गेन होती चली जाएगी। प्रोवाइड डिफरेंट रिजल्ट एज कंपेयर टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो जो फाइनेंशियल अकाउंटेंसी में एक ऑर्गेनाइजेशन को जो प्रॉफिट डिटरमाइन होकर निकल कर आता है, लेकिन अगर हम कॉस्ट अकाउंटेंसी की बात करें और उसमें अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट निकल के आता है सर वो सेम निकल के आएगा, ऐसा नहीं, वो वेरी करेगा। और वो भी आपको पढ़ाया जाएगा कि किस तरह से हम प्रॉफिट को दोनों के प्रॉफिट को रिकंसाइल कैसे करें। रिड्यूसिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, रिड्यूस द प्राइस। समटाइम कई बार क्या होता है जी, प्रोडक्ट के कॉस्ट को कंट्रोल करने के चक्कर में कई बार हमें उसकी क्वालिटी से कंप्रोमाइज करना पड़ता है। प्राइस को कम करना है तो कॉस्ट कम हो, लेकिन उसकी क्वालिटी भी हमें कंप्रोमाइज करनी पड़ेगी। नॉट एप्लीकेबल टू ऑल इंडस्ट्री। हम सोचें कि कॉस्ट अकाउंटेंसी सभी इंडस्ट्री के लिए सेम होगी, तो ऐसा नहीं है। एक इंडस्ट्री के लिए कॉस्ट कैलकुलेशन का तरीका कुछ और हो सकता है, दूसरी इंडस्ट्री के लिए कुछ और हो सकता है, और तीसरी इंडस्ट्री के लिए कुछ और हो सकता है। यानी इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कॉस्ट कैलकुलेशन करने का तरीका वेरी कर सकता है। तो फ्रेंड, मैंने आज आपको थोड़ा सा बेसिक पढ़ाया। नेक्स्ट क्लास में मैं इसी को आगे चल लूंगा और आप नो डाउट कॉस्ट अकाउंटेंसी में आपकी एक अच्छी ग्रेड बन जाएगी। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास के लिए फिर मिलेंगे।